घर से धक्के मारकर निकाल देंगे तुझे। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। रजनी हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। रजनी ने अपना खाना जारी ही रखा। रजनी को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ रीतू जी ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही होते हैं बहुओं के लक्षण। रजनी ने उनकी बात को अनसुना किया और अपने खाने पर ही ध्यान केंद्रित रखा। रीतू जी ने हाथ नचाते हुए कहा, यहाँ कर्जा उतारने के चक्कर में मेरी और जिया बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुंह को आ रही है और इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खाने में देखो खीर पूरी खाया जा रहा है। पहली बात तो यह कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के ही कर्म थे जो लौट कर आए हैं। रजनी के इतना कहते ही रीतू जी कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन चिन्मय ने इशारा कर चुप करा दिया। रजनी खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहां पर जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटते ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन सुबह से रजनी इधर से उधर दौड़े जा रही थी। चिन्मय भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। रजनी बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर मयंक ने रीतू जी की तरफ इशारा किया तो रीतू जी ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो रजनी के मन में आया कि जवाब दे दे कि अगर आप साथ दे देती तो शायद यह नौबत नहीं आती, पर फिर चुप रह गई। एक तो वैसे भी दिमाग खराब हो रहा था और चिन्मय घर पर भी नहीं आए थे। ऊपर से घर में बैठे लोग साथ देने की जगह बस छींटाकसी कर रहे थे। खैर रजनी ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसकी नजरें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सबने शांतिपूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद चिन्मय घर में आता हुआ दिखा। तब जाकर रजनी की जान में जान आई। चिन्मय के घर में आते ही सीधा चिन्मय के पास जाकर बोली, क्या हुआ, पैसों का बंदोबस्त हो गया। रजनी का सवाल सुनकर चिन्मय बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर रजनी को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, पर चिन्मय भी सुबह से भूखा प्यासा है। यह सोचकर रजनी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, चिन्मय ने उदासी से कहा। एक बार को तो रजनी की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का भी कोई ना कोई निदान कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर रजनी रसोई में जाकर चिन्मय के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने प्यार से पापा ने वो गहने उसके शादी में दिए थे। कुछ गहने तो मम्मी के थे जो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को दे दिए थे। एक एक गहने से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। पर पिछले साल चिन्मय को बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि जब बिजनेस चल निकलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि उसी बीच ननद सुगंधा की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे वो उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार चिन्मय ने मना भी किया तो रीतू जी ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर चिन्मय को वो पैसे देने ही पड़े। अब नौबत यह थी कि ब्याज देने के पैसे तक नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। रीतू जी और मयंक से मदद भी मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था। खैर खाना लगाकर रजनी चिन्मय की थाली बाहर लेकर आई तो चिन्मय हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। थाली वही टेबल पर रख उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहां हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया है।
चिन्मय, कहाँ घूम रहा था तू इतनी देर तक? कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों रजनी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकाले। क्या हुआ? उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए, रितु जी बोली। तभी मयंक बोला, हाँ, अगर भाई के बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी गहने भी ना देती। चिन्मय बोला, माँ आपने सही कहा था, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा है कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। रजनी ने अचानक कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में आंसू भरा हुआ था, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले चिन्मय के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। तुम पति हो मेरे? बोलते ही शर्म आ रही है। मेरे अपनेपन और प्यार का यह सिला दिया तुमने। मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई चिन्मय पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, देखते हैं भाई भाभी कितनी जगह दे देंगे तुझे तेरे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? रजनी के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी से? सास है वो तुम्हारी, बाहर में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोच मत लेना, इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद कर दूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया इस घर से। सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और अगर मैंने कानूनी एक्शन लिया ना, तो मैं उसको साबित भी करके दिखा दूंगी। क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है, तो आपके पास ऐसे कोई पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दांवपेच मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू होगी वो अलग, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेशरम लोगों के घर में रहना है तो बेशरम बनना ही पड़ेगा। वहां से रजनी सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी रजनी उसी घर में रहती है। उन लोगों के नाक के नीचे पूरा परिवार एकजुट है, पर वो अकेली। पर अब वो हर वो चीज करती है जो उसे पसंद है। दोस्तों, किरदारों के नाम बदले गए हैं, पर यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है। उस लड़की की हिम्मत की वाकई में दाद देती हूँ, जिसने इतना बड़ा फैसला कर दिखाया। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है उसके लिए कि क्या वो ससुराल में सुरक्षित है। पर उसकी मुस्कुराहट हमेशा यही कहती है, आप डरो मत, मैं सुरक्षित हूँ और अब मैं किसी से डरती नहीं। आज रजनी अपने पैरों पर खड़ी है, वह किसी की मोहताज नहीं।